नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। जी हां, यह बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जो पहले झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं, वो अब उपराष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट होंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अब एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और रविवार को इसकी घोषणा भी कर दी गई। रविवार को नई दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी की घोषणा की। नड्डा ने बताया कि राधाकृष्णन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इससे पहले वो झारखंड में भी राज्यपाल रहे हैं। तेलंगाना के गवर्नर का भी चार्ज इनके पास रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि इनके पास 40 साल के राजनीतिक जीवन का अनुभव है। वो 2 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन अब अगला उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, और उसके अब बादल छट गए हैं। सीपी राधाकृष्णन ही होंगे। सरबजीत सोनी हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, तो महाराष्ट्र के लिए तो यह और अच्छी बात है, क्योंकि वहां के मौजूदा राज्यपाल के हाथ में अब देश के उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कमान होगी। या कैसे इस फैसले पर एनडीए का पार्लियामेंट्री बोर्ड आया? क्या कुछ खास बात है मौजूदा राज्यपाल के बारे में? इसके बारे में बताइए। जिस तरह से कल राज्यपाल महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्हें उपराष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार की घोषणा की गई थी, जिसके बाद घोषणा के बाद ही सीपी राधाकृष्णन अपने परिवार के साथ वहां पर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे, वहां दर्शन किए थे। कहीं ना कहीं उनके एक खुशी है। और महाराष्ट्र के 24वें जो है राज्यपाल हैं। हालांकि इनका कार्यकाल देखा जाए तो कार्यकाल पहले से ही महाराष्ट्र और इसका लोकसभा के रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं, और तमिलनाडु के भारतीय जनता के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पे भी उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं। सरकार बनाने की बात करें तो कई ऐसे कार्य उनके हाथों हुए हैं, और वहीं उनका जो नाम है अब उपराष्ट्रपति पद में चुना गया है, जिसको देखकर पूरी तरह से महाराष्ट्र में भी खुशी है। और वहीं इस खुशी को लेते हुए भी राज्यपाल की तरफ से भी जो है कल वहां पे सिद्धिविनायक दर्शन भी किया गया था, और वहीं प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो जो एनडीए का जो एक उम्मीदवार के जो इसमें अनुमान लगाया जा रहा था कि कौन होगा, लेकिन महाराष्ट्र से इसे चुना गया है। तो इस पे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में राजनीतिक में कहीं ना कहीं उनका अवहेलना की जा रही है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के लिहाज से क्या कुछ आया है सरबजीत वहां पर? क्या यह भी उम्मीद है कि कोई भी विपक्ष के तरफ से कैंडिडेट नहीं होगा, सर्वसम्मति से ये उपराष्ट्रपति हो जाएं? जिस तरह से अभी तक प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन अभी मॉर्निंग में जो कई प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है, इनको जिस तरह उम्मीदवार बताया गया है। और वहीं महाराष्ट्र में जिस तरह से इनका तमिलनाडु से ताल्लुकात रखते हैं, तो साउथ से जो नाता जोड़ने के लिए भी ऐसी बात कही जा रही है कि भाजपा की तरफ से जो साउथ के जो कैंडिडेट जो चुना गया है, और वहीं इसको देखते हुए राजनीति के अलग अलग एंगल से बयानबाजी की जा रही है। ये आपने इंटरेस्टिंग बात बताई, साउथ वाला कनेक्शन। और क्या इससे वाईएसआर, बीजेडी, ये तमाम ऐसे जो दल हैं, उनका साथ मिलना आसान हो जाएगा? और राज्यपाल के तौर पर अच्छा खासा अनुभव रहा है सरबजीत इनका, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति के प्रबल दावेदार तो थे। जिस तरह से तमिलनाडु का कनेक्शन जोड़ा है, तो तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने 2003 से 2006 तक तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं साउथ का कनेक्शन जोड़ने की जो बात है, वो यहाँ पे राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चाएं शुरू हैं कि एनडीए जो है अब साउथ से कनेक्शन जोड़ेगा। जिस तरह से जिन्हें सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार का मौका दिया गया है, तो ताल्लुकात जिस तरह से अब बढ़ते नजर आएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी बता रहे थे कि तमिलनाडु से ताल्लुकात रखते हैं, और ऐसे में साउथ वाला कनेक्शन भी कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की गई है। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां उत्तराखंड में साक्षी संरक्षण योजना लागू किए जाने की तैयारी अब की जाएगी। तो यह बड़ी खबर, कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है। गवाहों की सुरक्षा के लिए प्रदेश में उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 लागू है। यह अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत प्रभावी है।
आपराधिक मुकदमों में गवाहों की सुरक्षा के लिए साक्षी संरक्षण योजना लागू करने के लिए पहले से चले आ रहे अधिनियम को रद्द करने के लिए रविवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब इसके लिए सरकार मानसून सत्र में उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम विधेयक पेश करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पुराने कानून को रद्द करने के लिए मंजूरी मिली और गवाहों की सुरक्षा वाले पहले कानून को रद्द किया जाएगा और कैबिनेट में इस बाबत प्रस्ताव रखा गया। गवाहों की सुरक्षा के लिए साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 लागू है और इसे रद्द करने के लिए रविवार को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और मानसून सत्र में उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम विधेयक पेश किया जाएगा। कैबिनेट में अब मंजूरी भी दे दी गई है और साक्षी संरक्षण योजना लागू किए जाने की तैयारी है। अब यह अधिनियम सीआरपीसी के तहत प्रभावी है और आपराधिक मुकदमों में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी इस खबर पर जुड़ गए हैं। सतीश, इस पूरे खबर के बारे में भी बताइए और आखिर क्या आवश्यकता पड़ी इसकी? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर जो मंजूरी थी, जो वो 2020 का कानून था, उसमें थोड़ा संशोधन करना था, उसको निरस्त किया गया। अब कैबिनेट के पटल पे विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा या कल से विधानसभा सत्र शुरू है उसके पटल पे रखा जाएगा, संशोधन होगा और दोबारा से फिर लाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अनियमितताएं होती थी और जो गवाह होते थे उनको क्या कहते हैं, जो होते थे उनको संरक्षण को लेकर दिक्कतें होती थी, उसको लेकर जो बाधाएं थी वो उसको जो है निरस्त किया गया है। और अब जब कल से सत्र शुरू होगा तो उसके बाद जो है उसको पटल पे रखा जाएगा, विधानसभा पटल पे, और फिर दोबारा से लाया जाएगा और और उसको लेकर जो है सभी सर्वसम्मति से जब पास होगा तब जाके फिर राज्यपाल को भेजा जाएगा और फिर वो किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो पुराना अधिनियम था उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत थी और उसी को नज़र में रखते हुए यह किया गया है और ऐसे में जो तमाम गवाह होते हैं उनके लिए और पुख्ता सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएंगे। तो यह बड़ी खबर उत्तराखंड से, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि गवाहों की सुरक्षा वाले पहले कानून को रद्द किया गया है और ऐसे में अब इसमें संशोधन करके बेहतर तरीके से इसे पेश किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां टोल कर्मी एक बार फिर से अपनी गुंडई करते हुए नजर आए हैं। इस बार जवान को टोल कर्मियों ने लाठी और डंडों से जमकर पीटा है। ये चौंकाने वाली खबर और तस्वीरें भी देखिए आ गई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरह गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई है। देश की सेवा करने वाले एक जवान को टोल कर्मियों ने लाठी और डंडों से जमकर पीट दिया। यह पूरा घटनाक्रम भूनी टोल प्लाजा का है और टोल कर्मचारी बिट्टू और उसके कुछ और दबंग साथियों की गुंडागर्दी सामने आई है। जवान के साथ मारपीट यहीं पे खत्म नहीं हुई। जब उसे बचाने के लिए उसके स्वजन पहुंचे तो टोल कर्मचारियों ने उन्हें भी बेरहमी से निशाना बनाया है और उनकी भी पिटाई की है। इस हमले में जवान और उसका परिवार गंभीर रूप से घायल हुआ। झगड़े में एक टोल कर्मचारी को भी हल्की चोटें आई है। बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद महज कार निकालने के आग्रह से शुरू हुआ, देखते देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और पीड़ित जवान के पिता की तहरीर पर एक नामजद और 8 अज्ञात टोल कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामले की जांच चल रही है। सरवुरपुर अंतर्गत गोटका गांव के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरवुरपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल थाना सरवुरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर
इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर तस्दीक करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगी और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरूरपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। राजन सोनकर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, ऐसा कई दफ़ा हुआ है जब टोल कर्मी लगातार इस तरह की गुंडई करते नजर आए और इस बार तो निशाने पर एक जवान रहा जो सरहद पर देश की सुरक्षा करता है। कितना गंभीर यह मामला है, इस पूरे मामले के बारे में भी बताइए और एक्शन के बारे में भी। जी बिल्कुल कुणाल, देखिए मेरठ से एक चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि एक शर्मसार कर देने वाली एक घटना निकलकर सामने आई, जहां भूनी टोल प्लाजा पर देश की सेवा करने वाले एक जवान को टोल कर्मियों ने लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, जवान को बचाने आए उसके स्वजन को भी दबंग टोल कर्मियों ने नहीं छोड़ा और उन पर भी जानलेवा हमला बोल दिया। इस मारपीट में जवान और उसका परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि एक टोल कर्मचारी भी इस मामले में चोटिल हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि विवाद कार निकालने को लेकर हुआ था, जिसमें जो सेना का जवान था उसने आग्रह किया था टोल कर्मचारी से कि मेरी फ्लाइट है और मुझे एयरपोर्ट जाना है, इसलिए मेरी गाड़ी को जल्दी निकलवा दीजिए। वहीं देखते ही देखते इस मामले को हिंसक रूप मिल गया, क्योंकि जो टोल कर्मी थे उन्हें लगा कि यदि आर्मी से है तो क्या हमारे पर रौब गालिब करेगा। इस तरीके से वहां ये छोटा सा विवाद इतना बड़ा रूप ले लिया जो हिंसक हो गया। वहीं झगड़े में ये पूरा मामला बदल गया। वहीं पूरी वारदात जो है वहां के सीसीटीवी कैमरे में तो कैद हुई वहां पे जो अन्य लोग थे उन्होंने अपने मोबाइल में भी इस पूरी घटना को कैद किया, जिसके बाद ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। पीड़ित जवान के पिता की तहरीर पर एक नामजद के साथ साथ 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही जो नामजद है, जो दबंग जिसने शुरुआत करी थी, जो सेना के जवान से मारपीट करने को उतार हुआ था, उसका नाम बिट्टू बताया गया। पुलिस ने यहाँ तक कि उससे गिरफ्तार भी कर लिया और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वही जो अज्ञात लोग इसमें शामिल हुए हैं, वही पुलिस अपनी विवेचना में भी उनका नाम खोलेगी नहीं खोलेगी, ये भी देखने वाली बात है। और एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश की सुरक्षा में जो तैनात जवान हैं, सिपाही हैं हमारे, उनके साथ में इतनी बर्बरता, जबकि हम लोग जो सुख और चैन की नींद और सांसें ले रहे हैं वो इन देश के जवानों के खातिर ही ले रहे हैं। वो सरहद पर इस तरीके से तैनात रहते हैं जिस कारण से हम अपने परिवार के साथ में यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं उनके साथ में इतनी बर्बरता, इतनी बुरी तरीके से उनके साथ में मारपीट, ये एक शर्मसार कर देने वाली घटना और कहीं ना कहीं इस पर पुलिस को एक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक लोगों को सबक बने। जी बिल्कुल राजन, और जिस तरह से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे ये समझा जा सकता है कि कितनी बेरहमी से पिटाई की गई है। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ की घटना हुई है जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त जोगिंदर कुमार के कुशल नेतृत्व और निर्देश में अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में पुलिस चेकिंग के दौरान हाशिमपुर ब्रिज पर बाइक सवार 2 बदमाशों को पुलिस ने जब रोकना चाहा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई और जवाबी फायरिंग में उन्हें गोली भी लगी। पुलिस अब इनकी पहचान कर रही है, लेकिन इनकी पहचान हो भी गई है। ये झूंसी क्षेत्र के रहने वाले आजम खान और मंसूर अहमद हैं। पुलिस को इनकी कई आपराधिक वारदातों में तलाश थी। दोनों आरोपियों को इलाज के लिए स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए, आज दिनांक 18 अगस्त 2025 को सिटी जोन के सभी थानों में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग लगाई गई थी। इसी चेकिंग अभियान के दौरान जब थाना जॉर्ज टाउन पर यह चेकिंग करी जा रही थी, तभी एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति, जब इनको रोका गया हाशिमपुर ब्रिज के आसपास, तो ये व्यक्ति चेकिंग तोड़कर आगे भागे। संदेह होने पर पुलिस पार्टी ने इनका पीछा किया, वह इनको रोकने का प्रयास किया। इसी क्रम में जब ये लोग नहीं रुके तब इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर खोल दिया। जवाबी आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी इन पर फायर खोला। इसमें 2 व्यक्तियों को चोट लगी है, वह उनको इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि इनका नाम आजम खान और मंसूर अहमद है और ये थाना झूंसी के रहने वाले हैं। इसमें तुरंत तत्काल मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, लगातार खासकर यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश में
एनकाउंटर्स, अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन होता रहा है। ऐसे में ये जो 2 अपराधी पकड़ाए हैं, इस पूरी वारदात के बारे में भी बताइए, घटनाक्रम के बारे में, और कितने संगीन अपराधों में ये संलिप्त थे। देखिए, बीते 24 घंटे में प्रयागराज में ये दूसरी पुलिस मुठभेड़ है। अभी गंगापार इलाके में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी, उसमें भी एक शातिर अपराधी शिवम पासे को गिरफ्तार किया गया था, उसको भी गोली लगी थी। और इसके बाद ये दूसरी मुठभेड़ आज सुबह हुई है। ये पर की द्वारा की जा रही थी कि किसी तरह की कोई आपराधिक वारदात प्रयागराज में न हो पाए, इस लिहाज से हर वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। तो ये बाइक सवार ये 2 बदमाश थे, इनको पुलिस ने रोकने के लिए कहा तो ये रुके नहीं। इसके बाद इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की है, तो पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की है, जिसके बाद इन दोनों को गोली लगी है। दोनों की पहचान भी कर ली गई। दोनों झूसी इलाके के रहने वाले आदम खान और मंसूर अहमद हैं। इनको इलाज के लिए स्वरूप रानी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि किन किन मामलों में इन्होंने अपराध किए हैं। पूरी जांच की जा रही है कि किस मामलों में ये वांछित थे। लिहाजा इनका जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है उसके मुताबिक अपराधी हैं और इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। तो पुलिस पूरी इनकी जो आपराधिक कुंडली है वो तलाश रही है और उसकी जांच कर रही है। फिलहाल इनको इलाज के लिए स्वरूप रानी अस्पताल में भेजा गया है। जी कुणाल। आलोक, बरामदगी के लिहाज से क्या कुछ बरामद किया गया इन अपराधियों के पास से? और लगातार चूंकि प्रयागराज में आयुक्त के निर्देश में यह क्रम चल रहा है अपराधियों को दबोचने का, तो क्या यह भी जारी रहेगा? अभी इसके बारे में भी कोई अपडेट? देखिए, जब अपराधियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई होती है तो उसके नतीजे और परिणाम साफ दिखाई पड़ते हैं। अपराधियों में एक भय रहता है। वो किसी भी आपराधिक वारदात, चाहे लूट हो, हत्या हो या हत्या का प्रयास, सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो पुलिस की चेकिंग होती है उसमें कई बार बड़ी आपराधिक वारदातें रुक जाती हैं, क्योंकि अपराधी ये देखता है कि चारों तरफ अगर पुलिस नजर आ रही है तो वो अपराध नहीं करता, तो प्रिवेंशन बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अब ये जो दोनों पकड़े गए हैं, इनसे चूंकि अभी ये घायल है, गोली लगी है, तो इनका इलाज होगा। इलाज के बाद फिर इनसे पुलिस रिमांड पे लेगी और इनसे पूछताछ करेगी कि किन किन मामलों में किन किन आपराधिक घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। जी कुणाल। ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रयागराज से खबर आई जहां 2 बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ा गया है, पैर में इनकी गोली भी लगी है और अब इन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। और अगली खबर, बड़ी खबर पटना से, जहां वहां पर भी अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की एक बड़ी घटना सामने आई है। बिहार की राजधानी पटना में यह मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच, जिसमें कुख्यात अपराधी विजय साहनी मुठभेड़ में घायल हुआ है। कई मामलों में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। पुलिस मुठभेड़ में यह घायल हुआ है और बिहार, झारखंड और उड़ीसा में वांछित भी यह चल रहा था। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने यह बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि साहनी अपने साथियों के साथ पटना में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है और इसीलिए आलमगंज, माल सलामी और रामकृष्ण नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई। रामकृष्ण नगर इलाके के आशापुर से साहनी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि उसका हथियार बिस्कोमान गोलंबर के पास झाड़ी में छिपा है। जब पुलिस उसे हथियार बरामदगी के लिए ले गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी गोलियां चलाई गई, जिसके नतीजे के चलते उसके पैर में 2 गोली लगी है। फिलहाल उसे पटना में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। विजय साहनी होटल संचालक संतोष कुमार हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और गोलियां भी बरामद की है और एफएसएल की टीम की जांच चल रही है। सैनी नाम के अपराधी हैं जो पूर्व में भी कई केसेस में वांछित रहे हैं और इन पे हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के करीब 20 से ज़्यादा केस हैं और कई केस में ये अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें खास करके जो इसी साल जो होटल व्यवसायी संतोष की हत्या हुई थी, जिसमें इनके द्वारा उसके बाद में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हथियार लहरा रहे थे। इसके अलावा अन्य भी कई केसेस में ये वांछित रहे हैं। इनका मुख्य रूप से पैसे पे लेकर हत्या करना और डकैती वगैरह का काम था। आज सूचना मिल रही थी कि कोई 2 बड़ी घटना करने जा रहे हैं ये,
उसी क्रम में एक माल सलामी और आलमगंज की एक टीम बनाई गई और एसटीएफ की मदद से जहाँ पे ये अपना घटना का अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा रेड छापामारी की गई। तो ये आशोचक रामकृष्ण नगर थाना से इनको वहाँ पे पकड़ा गया। वहाँ से जब लाया गया, इनसे पूछताछ किया गया तो ये बताया कई हत्याकांड में ये सम्मिलित रहे हैं और इनके द्वारा बताया गया कि एक 2 बड़ी घटना करने जा रहे थे। इसके लिए ये हथियार यहाँ पे बोड़ा में छुपा के रखे हुए हैं और उसी को लाने के लिए जब यहाँ पे पुलिस आई, जब बोड़ा से ये हथियार निकाला जा रहा था तो उसी में ये पुलिस पे फायरिंग कर दिए। फायरिंग करने के बाद पुलिस के द्वारा इनको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें एक कंट्रोल रूप से फायरिंग करते हुए पुलिस के द्वारा इनको पैर में गोली लगी, 2 गोली लगी है इनको। तुरंत ही इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ वे इलाजरत हैं। ये हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, ये बहुत चर्चा का विषय हो गया है पटना में कि भाई इस तरह के कुख्यात अपराधी को जिस तरीके से पकड़ा गया वो काफ़ी निराला है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए, और यह जो बंदूक छिपा रखा था बदमाशी ने, आखिर उसे कैसे पा करके वह गोली चलाने में कामयाब रहा? जी कुणाल, देखिए जैसे ही पटना के एसएसपी ने बताया और ये जो अपराधी हैं इस पर कई राज्य के पुलिस भी जो है छानबीन कर रहे थे कि गिरफ्तारी को लेकर, और ये जो है पटना में कल बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। उसी की गुप्त सूचना पुलिस को मिली। पुलिस को मिलने के बाद जो है 2 थानों की पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रहे थे। इसी बीच जो है इनको पकड़ा गया। इनके निर्देश पर जो है बताया गया कि ये जो है अपना हथियार जो है विस्कुमार के पीछे जो झाड़ी है उसमें ये छुपा के रखे हुए हैं। और जैसे ही इनको ये क्या, क्योंकि वो झाड़ी था, झाड़ी में जो है पुलिस को नहीं मिला, तो जैसा जो जानकारी मिल रही है तो इस पर जो वो किया गया तो वो उसी दौरान जो है ये गोली बंदूक छीनने में की प्रयास किया गया। उसी में मुठभेड़ शुरू हुई। उसी में पुलिस के द्वारा जो है उनके पैर में गोली मारी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ी हुई, जहां उनकी नियुक्ति को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो यह बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका में कहा गया है कि 7 जनवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने प्रदेश में डीजीपी के चयन और नियुक्ति के लिए नियमावली को मंजूरी दी, जिसकी वजह से राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दी गई व्यवस्था की पूरी तरह अवहेलना की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ी हुई यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ गए इस खबर पर। विवेक, इस पूरी खबर के बारे में अपडेट दीजिए और आखिर क्यों झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति का मामला इतना गर्माया है? दरअसल एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि डीजीपी की जो नियुक्ति होगी उसके लिए एक नियम तय कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ये जो झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति की गई उसके लिए 12 अगस्त को एक नियमावली बना दी गई और जिसके तहत अब उनका चयन कर दिया गया है। क्योंकि अनुराग गुप्ता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में पहले से ठनी हुई है और केंद्र सरकार की तरफ से कई बार पत्राचार करके ये कहा गया कि अनुराग गुप्ता का जो टेन्योर है वो पूरा हो गया, इस वजह से उनकी नियुक्ति को आगे न बढ़ाया जाए। बावजूद इसके 12 अगस्त को झारखंड सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके तहत उनके जो उनका टेन्योर था उसको कंटिन्यू रखा था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई और ये कहा गया कि जो डीजीपी का अपॉइंटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसकी अवमानना है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की गई है। क्योंकि जो नियम बनाया गया है उस जो झारखंड सरकार की तरफ से नियम बनाया गया उसमें डीजीपी के चयन के लिए यूपीएससी की ओर से सरकार को एक जो नाम होंगे वो पैनल से नहीं होगा, जबकि यूपीएससी की ओर से सरकार को भेजा जाएगा। क्योंकि डीजीपी का चयन सरकार की ओर से गठित कमेटी करेगी और इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट का एक रिटायर्ड जज करेगा। लेकिन अब जो झारखंड सरकार है उसने अपना न्याय निकाला और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसकी अवहेलना करते हुए जो अनुराग गुप्ता हैं उनके अपॉइंटमेंट को कंटिन्यू रखा हुआ है। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।